नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं क्लास के आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जल निकास के लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि जल निकास क्या होता है और जल निकास क्यों आवश्यक है और जल निकास से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि जल निकास हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, जिस खेत के अंदर हम पानी सिंचाई जल के रूप में जब देते हैं या वर्षा जल जब खेतों के अंदर भर जाता है, तो हमें खेत को जब हम तैयार करते हैं तो उस समय में पहले से ही उपयुक्त ढलान देनी चाहिए। और जो उसके अंदर हम जो जुताई करते हैं, यानी कि जब हम कर्षण क्रियाओं को काम में लेते हैं तो सबसे पहले हमको ये बात करनी है कि भी हमारे पास में एक उपयुक्त खेत है और उस खेत के अंदर हम क्या करते हैं, 2 से 3 बार गहरी जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पाटा फेर देते हैं और उसके अंदर उपयुक्त ढलान दे देते हैं ताकि खेत के एक सिरे से अंतिम सिरे तक जो पानी है वो समान रूप से वितरित हो सके। हम खेत के अंदर क्या करते हैं, क्यारियां बना देते हैं और एक जल के आवक के लिए जो है उसके अंदर हम रास्ता बना देते हैं और प्रत्येक क्यारी के अंदर जो पानी है छोड़ा जाता है। उसके लिए हम सिंचाई की अलग अलग व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कूड़ व्यवस्था है, ठीक है ना, क्यारी बना करके, थाला बना करके, वलय बना करके हम किसी प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से उसके अंदर लेआउट तैयार करते हैं और लेआउट के अनुसार हम खेत को तैयार करके उपयुक्त ढलान दे देते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि उसके अंदर अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग हम बना देते हैं। और इससे हमको क्या लाभ होता है कि जो जल है, क्योंकि जल के माध्यम से मृदा में जो भी पोषक तत्व हैं वो घुलित अवस्था में आ जाते हैं और पादपों को उन पोषक तत्वों को उद्ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। जब यह जल सीमित और पर्याप्त मात्रा में मिलता है और सभी पादपों को समान रूप से वितरित होकर के मिलता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो सारे के सारे जो पादप हैं वो समान रूप से क्या करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं और उस जल के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं वो उसको प्राप्त हो जाते हैं। पादप अपनी स्वाभाविक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के अंदर सुचारू रूप से भाग लेता है और फसल के परिपक्वन तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और फसल जब परिपक्व हो जाती है तब हम सिंचाई करना उसके अंदर बंद कर देते हैं। और फसल के जो दाने हैं उनके अंदर 12% तक नमी रह जाती है। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि शुरुआत से लेकर के अंत तक हम सिंचाई जल जो भी हमने दिया है उस खेत के अंदर, और हम जब आगामी फसल को बोते हैं तो आगामी फसल को बोने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, आसानी से उस मृदा के अंदर जो है खेत के अंदर जो पानी है वो अनावश्यक रूप से भरा हुआ ना हो। क्योंकि जब हम खेत में हल चलाएंगे या हम ट्रैक्टर चलाएंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब जुताई करते समय किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि शुरुआत में हम देखें तो सबसे पहली बात आती है कि वायु संचार की, है ना। अगर हम जल निकास करते हैं तो वायु संचार जो है वो अच्छे से होता है और जड़ों को जो कि हम बात करते हैं कि मृदा के अंदर जो है जो पदार्थ हैं वो 5% जो है उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है और 45% जो है उसके अंदर खनिज तत्व होते हैं, मृदा के अंदर खनिज तत्व होते हैं और 25% जो है इसके अंदर मृदा जल होना चाहिए और 25% जो है वो मृदा वायु होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये मृदा जल और मृदा वायु जो है वो रंध्रावकाशों के अंदर रंध्रावकाश में मौजूद रहती है। तो जब हम खेत में सिंचाई के द्वारा जो सिंचाई जल हम प्रदान करते हैं तो ये रंध्रावकाश जो है वो भर जाते हैं और जब अतिरिक्त मात्रा में जल जाएगा तो ये सारे के सारे रंध्रावकाश भर जाएंगे और इसमें से जो मृदा वायु है वो बाहर निकल जाएगी। और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा
कि जो वायु का संचार है, जो जड़ों के लिए आवश्यक प्रक्रिया है, और वो संचार अगर नहीं होगा तो जड़ें अनोक्सी शोषण करके क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, और कार्य की शुष्कता के कारण पादप क्या हो जाएगा, वो अपना जीवन चक्र समाप्त कर देगा। तो हम यहाँ पर भौतिक शुष्कता की बजाय हम कार्य की शुष्कता की बात करते हैं, जहाँ पर पानी उपलब्ध है और फिर भी पादप जो है उस पानी को ग्रहण नहीं कर पाता है। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस के कारण जो प्रक्रिया है वो वायु संचार की अवरुद्ध होने के कारण होती है। इसलिए हमें जल निकास करना बहुत ही जरूरी है, और जल निकास से वायु संचार होगा, और वायु संचार से जो है हवा उसके अंदर रंध्रों के अंदर चली जाएगी, और ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जो है वो जड़ें जो है श्वसन करती रहेंगी, और जड़ों के बरकरार बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको जीवित रखने के लिए हम वायु का संचार अच्छे से होते रहते हैं। इसलिए हम समय समय पर क्या करते रहते हैं, निराई गुड़ाई भी करते रहते हैं खेत के अंदर, ताकि जल निकास होने के बाद में जब हम गुड़ाई करते हैं तो गुड़ाई के द्वारा वायु संचार और वातन की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से हो सकती है। दूसरी बात हम करते हैं कि अगर हम जल निकास कर देते हैं, दूसरा जो फायदा हम बात करते हैं, तो जल निकास के होने पर क्या होता है कि जब हम जल निकास करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मृदा के अंदर अगर जल निकास नहीं हो पाता तो CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और CO2 की मात्रा के बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि ये अतिरिक्त जल अगर मृदा में मौजूद है तो ये क्या करता है, अभी H, ठीक है ना, तो कार्बोनिक अम्ल H3CO2 जो है, H2CO3 जो है वो कार्बोनिक अम्ल जो है वो बनाता है, ठीक है ना। तो कार्बोनेट जो है वो बन जाएगा H2CO3, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, और कार्बोनिक अम्ल जो है वो मृदा के अंदर अम्लीयता को बढ़ाता है, और मृदा के अंदर जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो ऐसे में एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो दोनों तत्व जो हैं वो मिलकर के क्या कर देते हैं, साल्ट बना देते हैं। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट और आयरन कार्बोनेट जो है वो निर्मित हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में भूमि जो है वो इसके कारण क्या हो जाएगी, बंजर होना शुरू हो जाएगी, और अम्लीयता को नष्ट करने के लिए फिर हमको चूने का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम CO2 की मात्रा को बढ़ावा देते हैं अगर हम जल निकास नहीं करते हैं। जब जल निकास हो जाता है तो CO2 की मात्रा उसके अंदर मात्रा बढ़ती नहीं है, और पादपों को यानी कि जो उद्ग्रहण करना है, यानी कि जो माध्यम जो उनको चाहिए, एक ना तो क्षारीय ज़्यादा होता है ना ही अम्लीय ज़्यादा होता है, यानी कि 6.5 से लेकर के 7.5 तक की जो pH है वो उसके अंदर पाई जाती है। तो इतनी pH जो है वो कृषि योग्य भूमि की बनाए रखने के लिए हमको जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ अगर अपन देखें तो मृदा का जो कटाव है, ठीक है ना, मृदा का कटाव भी क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होने लग जाता है, ठीक है ना। तो जल निकास के लाभ के अंतर्गत हम देखें तो मृदा का जो कटाव है, मृदा का कटाव जो है वो होने से हम रोक सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, मृदा जो है अतिरिक्त पानी के कारण क्या हो जाती है, दलदली होने लग जाती है, तो दलदली होने से उसको रोका जा सकता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो मार्सी लैंड जो एरिया बन जाते हैं जहाँ पर मृदा के कण जो है, जो बारीक कण है, जो वो पानी अतिरिक्त भराव के कारण क्या हो जाता है, बारीक कण ऊपर आ जाते हैं प्रक्षालन के कारण, और ऊपर आने की वजह से क्या हो जाता है, बारीक कण जब ऊपर होंगे और मोटे कण नीचे की तरफ रह जाते हैं, और ऐसे में मृदा के ऊपर एक बारीक कणों की पतली परत बनने लग जाती है, और धीरे धीरे उसमें पानी का भराव रहता है, और वो पानी रिस करके नीचे की तरफ नहीं जा पाता है, तो मृदा दलदली हो जाती है। और उस दलदली मृदा को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जल निकास की हमको जरूरत पड़ती है। अगर हम समय पर जल निकास नहीं करते हैं तो हमें आगामी जो फसल जो हमें बोनी है, आगामी फसल को हम जब बोते हैं तो उस आगामी फसल को बोने के लिए हमें मृदा की तैयारी के लिए क्या मिल जाता है, उचित माध्यम मिल जाता है, जिससे हम मृदा को 2 से 3 बार गहरी जुताई करके क्या कर सकते हैं, हम तैयार कर सकते हैं, ताकि। और साथ ही साथ देखो जल निकास के कारण क्या होता है कि जो भी मृदा के अंदर जो अतिरिक्त जल की मात्रा है,
अतिरिक्त जल जो है वो बाहर निकल जाता है, अतिरिक्त जल बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। जड़ों के अंदर जो वातन है, यानी कि मृदा में जो वातन की प्रक्रिया है वो अच्छे से होती है और CO2 की मात्रा को आती है। और यहाँ पर हम देखें तो एल्यूमिनियम और आयरन के जो भी जो तत्व हैं वो का अम्लीय माध्यम बनने के कारण क्या हो जाते हैं, वो ऐसे साल्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मृदा ऊसर होने से बच जाती है। साथ ही क्या होता है, मृदा के ऊपर क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। तो ये अवक्षेपण को हम रोकें, मृदा अवक्षेपण को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, जल निकास करते हैं और इससे हमको ये फायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखें तो लाभ के तौर पर ये पाई जाती है। और साथ ही साथ जो मृदा के एक परिच्छेदिका का जो हम देखें तो मृदा परिच्छेदिका बनी रहती है और जो मृदा के अंदर अलग अलग परतें हैं, उन परतों के टूटने बिखरने से क्या होता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, खनिज पोषक तत्व की मात्रा को आसानी से समान रूप से वितरित किया जा सकता है आगामी फसल के लिए। अन्यथा पानी अगर भरा रहेगा तो ऐसे में उसमें खरपतवार भी क्या होगी, ज़्यादा उगेगी और खरपतवार के जो बीज हैं जो कि गहराई के अंदर होते हैं वो ऊपर आ सकते हैं। और ऐसे में हम उस चीज़ से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, जल निकास करते हैं। जल निकास से जो भूमि के अंदर जो अतिरिक्त जल की मात्रा जो है वो भरी रहती है, तो ऐसे में हमें कुछ हानियां भी उठानी पड़ती है, ठीक है ना। तो भूमि में अतिरिक्त जल निकास जो है वो होने की वजह से क्या होता है कि मृदा जो है वो दलदली हो जाती है, दलदली मृदा का निर्माण हो जाता है, मृदा का जो कटाव है वो होने लग जाता है, ठीक है ना। और मृदा कटाव के बाद में हम बात करें ना, मृदा के अंदर जो वातन है वो नहीं होता है सुचारू रूप से और मृदा के अंदर जो अम्लीय माध्यम है, अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। और साथ ही साथ भूमि के अंदर क्या होता है, आगामी फसल के लिए जो भू परिष्करण का कार्य है या भूमि की जो तैयारी है, भूमि तैयारी करने के लिए हमें हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि अगर पानी भरा रहेगा तो हमको इंतजार करना पड़ेगा और जब तक वो पानी सूख नहीं जाता तब तक हम अच्छे से उसके अंदर हल नहीं चला सकते हैं। तो हम भूमि की तैयारी के लिए, है ना, जो हम अतिरिक्त जल को बाहर नहीं निकालते तो हमको ऐसी समस्या से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और मृदा के अंदर जो है वो उसकी परिच्छेदिका को नुकसान पहुंचता है। मृदा परिच्छेदिका जो है, परिच्छेदिका को इसका नुकसान पहुंचता है और मृदा के अंदर जो है जो विशिष्ट प्रकार के जो लवण हैं, यानी कि लवणों का जो निर्माण हो जाता है और उन लवणों के निक्षेपण के कारण क्या हो जाती है, मृदा जो है वो बंजर हो जाती है, यानी कि भूमि बंजर हो जाती है। और हम इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हमें जल निकास करना बहुत ही आवश्यक है। और जल निकास करने के विभिन्न तौर तरीके हैं, किस प्रकार से जल निकास किया जाए, हम किस प्रकार से खेत के अंदर क्यारियों का निर्माण करें, कितना हमको उपयुक्त ढलान रखना है और समय समय पर हम क्या करते रहें, हम सिंचाई जो जल की मांग के अनुसार ही हम पानी दें। अतिरिक्त मात्रा में अगर हम पानी दे देते हैं, ज़्यादा पानी देने से भी पादपों का कोई भला होने वाला नहीं है और ना कम देने से, ठीक है ना। तो हम सीमित और पर्याप्त मात्रा में ही जल मांग के अनुसार उनको पानी प्रदान करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम मृदा के जो नेचर की बात अपन करें, यानी कि जो मृदा किस प्रकार की है, कितने समय तक वो नमी को रोके रख सकती है, उसकी जो जल धारण क्षमता है, जल धारण क्षमता जो है उस क्षमता के अनुसार हम उसके अंदर जल की आवक कर सकते हैं। और अगर इन सारी बातों को ध्यान में नहीं दिया जाए, मृदा का जो कणाकार है, तो कणाकार को भी हम देखते हैं कि भी मोटे कणों वाली मृदा है, बारीक बालू है या उसमें स्लिट है, क्ले है, तो ये मृदा परिच्छेदिका की विभिन्न जो परतें हैं उनके आधार पर भूमि के अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी है, उसके अंदर जो हम खाद और उर्वरक मिलाते हैं उससे भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है।
तो मृदा के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक पानी को रोके रखने की क्षमता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंचाई जल की मात्रा का कम उपयोग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त जल से जो होने वाली हानियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम सिंचाई करें, और सिंचाई करने के उपरांत हम जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था जरूर करें। अदरवाइज क्या होगा कि हमारी फसल चौपट हो सकती है, हमें किसी भी प्रकार की कोई उपज प्राप्त नहीं होगी, और पादप जो अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाएगा। फसल परिपक्वन के समय हम उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है भी, फसल जब परिपक्व हो रही है तो हमें पादपों की जो क्रांतिक अवस्थाएं यानी क्रिटिकल स्टेज ऑफ द क्रॉप जो है, तो क्रांतिक अवस्थाएं जो हैं उनका हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। और ये क्रांतिक अवस्थाएं जो होती हैं वही क्या करती हैं कि ऐसे समय में सिंचाई जल की आवश्यकता होती है जब उनको पानी दिया जाए उस अवस्था के अंदर। अगर उस अवस्था में पानी नहीं मिलता है तो फसल चौपट हो जाएगी। तो हमको इसके बारे में जो भी जल भूमि निकास है ना, जल निकास की जो भी बातें हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।